नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन। आज मैं आपके सामने आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से पूछे जा सकते हैं वो बेसिक्स क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और उसके अंदर ये हमारा आज जो लेक्चर रहेगा या जो सेशन है ये हमारा दूसरा सेशन है, दूसरा लेक्चर है ये। और इसके अंदर जो हम आज क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 10 फैक्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो मतलब हमारे क्वेश्चन कितने तैयार हो जाएंगे इसमें, तो 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो हम इसमें तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है उसमें पूछा गया है हमसे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अब देखो, अगर इसके मैं आंसर की बात करूं, जो इसका आंसर है वो बनेगा, आंसर तो बन जाएगा इसका मेनली क्या, शुक्र, जिसको आप वीनस बोलते हैं। ठीक है, शुक्र। लेकिन क्या है, कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो कहीं क्वेश्चन बन जाए कल को बाद में अगर देखा जाए तो यही शुक्र जो है ना, सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो सूर्य से ये दूसरे नंबर पर है। अगर मैं सूर्य से आकार के अनुसार देखूं, सूर्य से देखो अगर मैं दूरी के अनुसार देखूं तो ये है दूसरे नंबर पर। अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो इसका नंबर है 6वां। ठीक है, और ये जो पृथ्वी है ना, जो हमारा प्लेनेट है पृथ्वी, ये पृथ्वी का क्या है, बिल्कुल निकटतम है। पृथ्वी के बिल्कुल निकटतम ग्रह है ये शुक्र है। ठीक है, ये भी शुक्र आ जाएगा। और देखा जाए तो इसी पृथ्वी की बहन जो बोला गया है, जुड़वा बहन बोला गया है, वो भी किसको बोला गया है, वो भी शुक्र को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि आकार और घनत्व, घनत्व डेंसिटी बोलते हैं इसको, आकार और घनत्व के अनुसार क्या है, ये जो शुक्र है ना, ये धरती के बिल्कुल समान दिखता है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो माना गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी कौन सा है, तो वो भी हमारा शुक्र है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बात की जाए जो इसकी दिशा है, दिशा जो है ना वो कौन सी दिशा में ये चक्कर लगाता है, तो ये दूसरे ग्रहों से उल्ट लगाता है, ये दक्षिणतम लगाता है। ठीक है, दक्षिणतम मतलब दक्षिणतम, दक्षिण से आप बोल सकते हो ये उत्तर की तरफ जाता है, उल्टा घूमता है ये। ठीक है, दो ही ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, याद रखना, क्या नाम है इसका, शुक्र और वीनस, वीनस और एक और है हमारा वरुण। ठीक है, ये दो ग्रह है जो दूसरे ग्रहों से उल्ट घूमते हैं। देखो, धरती है जो पूरब से पश्चिम घूमती है ना, इस प्रकार दिशा इसकी ये है दक्षिणतम। और वैसे देखा जाए तो ये जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको दो नाम और भी दिए जाते हैं, इसको सांझ का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको सुंदरता की देवी भी बोला जाता है। अब सुंदरता की देवी जो इसको बोलता है ना, वो रोम देश बोलता है। रोम देश में इसको सुंदरता की देवी मानकर पूजते हैं। सांझ का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं। और यही एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य क्या है, अपनी नंगी आँखों से देख सकता है। नंगी आँखों मतलब नेकेड आई से देखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना इसकी। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन एक ही था, लेकिन इसके अंदर हमने देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसे करके कुल मिलाकर इसके 8-10 पॉइंट हमने जो है वो क्लियर किए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। यहाँ पर पृथ्वी के उपग्रह की बात की गई है, मतलब उसका जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, ये हम जानते हैं कौन सा है, तो वो है मून। अब मून कौन सा सैटेलाइट है, तो ये है नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखा जाए तो जो मून की स्टडी है ना, मून की जो स्टडी है, जब मून की स्टडी की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी बोल देते हैं इसको। मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी बोला जाता है। और मून के ऊपर क्या पाए जाते हैं, तो मून के ऊपर क्या, धूल के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, मून के ऊपर ना आपको धूल के मैदान मिलेंगे, और यही धूल के मैदान जो है ना, इनको क्या बोला जाता है, तो ये इनको बोला जाता है शांति सागर।
ठीक है। इनको शांति सागर बोला जाता है और इन्हीं शांति सागर की वजह से इस चंद्रमा का जो नाम पड़ गया है वो बढ़ गया है जीवाश्म ग्रह, ठीक है। इसको जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं फॉसिल प्लैनेट। आपसे कभी भी पूछा जाए सौरमंडल का एक ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको क्या है हम फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं, तो वो आ जाता है हमारा चंद्रमा, ठीक है। इसके बारे में ये बातें थी। और उसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है ना, पृथ्वी के चारों ओर जब घूमेगा तो वो कितना समय लेगा, तो वो लेगा 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे। और धरती से जब चंद्रमा देखते हैं तो कितने परसेंट दिखाई देता है, तो 57% जो है उसका हिस्सा दिखाई देता है हमें, ठीक है। पूरा चंद्रमा नहीं दिखाई देता। धरती से जब हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो वो हमें अपने पूरे 100% का 57% दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। इसमें पूछा गया है हमसे भी जो हमारा कांच होता है, ठीक है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो याद रखना, जब प्रकाश में से गुजरा जाएगा, कांच में से गुजरेगा प्रकाश, तो जो बैंगनी कलर होता है, ठीक है, बैंगनी कलर की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। और जो हमारा लाल कलर होता है, लाल कलर की गति जो होती है वो क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। अब ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये कहाँ काम करता है, तो ये करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्लेक्शन होती है उस समय ये फिनोमेना काम करता है। अच्छा, इसका ये एक उल्ट एक प्रॉपर्टी है प्रकाश की, और वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। इसमें क्या है, जो बैंगनी कलर होता है, इस बैंगनी कलर की गति जो होती है ना वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो हमारा लाल कलर होता है इसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो याद रखना, दो चीज़ें हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की किरण प्रकाश के किस रंग की गति जो है वो ज़्यादा होती है या धीमी होती है, तो वो है बैंगनी कलर की गति जो है वो धीमी होती है और लाल की क्या है, ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी का ही उल्ट है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो बैंगनी कलर की ज़्यादा होती है और लाल कलर की कम होती है। ये इसके उल्टा होता है। और ये वाला जो फिनोमेना है ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये है बड़ा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो वो क्या है, एक सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है। वापस उसी मीडियम में आ जाना वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और जब आप देख सकते हैं भी जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वापस ना आए तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। जब वापस आए तो रिफ्लेक्शन है और जब वापस ना आए तो वो रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के बिल्कुल उल्ट उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वो है भी जो हमारी ध्वनि है, जो हमारी वॉइस है, ध्वनि जो है इसको किस में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो आपको वैसे बता सकते हैं। ध्वनि को हम बोलते हैं डेसिबल में मापा जा सकता है। और डेसिबल में इसको लिखा जाता है जब इसका सिंबल ये रहता है। और वैसे जो बताई जाती है ऑडिबल जो रेंज होती है वो 45 dB से बेस्ट 45 dB जो है वो बेस्ट बताई जाती है। और जो ये तो था ध्वनि का बात। और वैसे देखा जाए तो जो हमारा एक होता है दाब जिसको आप प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर जो होता है इसको हम मापते हैं पास्कल में। प्रेशर को पास्कल में मापा जाता है, ठीक है। ये दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं। और ऐसे ही आप बोल सकते हैं वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है इसको हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ठीक है।
तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। डेसिबल का ये सिंबल है 45 डेसिबल जो आवाज़ है वो हमारे कानों के लिए बेस्ट मानी गई है। और वैसे देखा जाए तो जो दबाव होता है या प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं पास्कल, और वेव लेंथ जो होती है ना वो क्या है, उसको मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पूछा गया है लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण समझना है, मतलब ये बात की जा रही है भी जो लोहा है उसकी ओर क्या है, और क्या है मतलब उसका जो अयस्क है वो क्या है, कहाँ उसका साधन क्या है, कहाँ से वो निकाला जाएगा या किससे वो प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो जैसे इसका लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है वो किया जाता है हेमेटाइट से। ठीक है, हेमेटाइट से। अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो ऐसे ही कुछ अगर आपको डायरेक्टली कुछ ये जैसे लोहा दिया गया है, ऐसे कुछ और भी तो मटेरियल हैं जिनके आपसे अयस्क पूछे जा सकते हैं या कहाँ से वो निष्कर्ष किए जाते हैं, निष्कर्षण उनका किया जाता है, कैसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आता है सबसे पहले यूरेनियम। यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिंच ब्लेड। ठीक है, यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिंच ब्लेड। और ऐसे ही एक और मटेरियल है लेड, जिसको आप सीसा बोलते हैं, और शीशे का जो निष्कर्षण किया जाता है गैलेना से। ठीक है, और ऐसे ही एक और है जिसका नाम मटेरियल है पारा मरकरी। ठीक है, जिसको He बोलते हैं मरकरी। इसका जो अयस्क है वो है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। और ऐसे ही एक और है क्रोमियम। क्रोमियम, अब ये जो क्रोमियम है इसका जो अयस्क किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है क्रोमाइट से। ठीक है, क्रोमाइट से। ऐसे ही हमारा एक और है जिंक, जिसको बोलते हैं हम जस्ता, और जस्ते का जो अयस्क लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, तो वो लिया जाता है जी जिंक ब्लेड। ठीक है, ये याद रखना। पूछा हमसे लोहे का गया था, लेकिन हमने क्या है कुछ एक चीज़ें हैं जैसे यूरेनियम का भी आपसे पूछा जाए और क्या है तो वो आप बता सकते हैं, लेड बता सकते हैं, पारा, क्रोमियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारा जो धरती है यहाँ पे पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। एक चीज़ याद रखना, आपने कई बार पढ़ा है जो धरती होती है ना ये क्या है, गोल है। ठीक है, धरती गोल है, सब चीज़ को समझ लेना। अब ये गोल है ना तो इसका जो ऊपर तो नॉर्थ रहेगा हमेशा, ये ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्रुवों से क्या है, चपटी है, ध्रुवों से चपटी है, तो मतलब ये ध्रुवों से चपटी हुई। अब यहाँ से चपटी है तो मतलब यहाँ पे जो व्यास है ना वो कम है, मतलब यहाँ से दूरी जो है वो कम है, और यहाँ से दूरी देखी जाएगी तो ये आपस में दूरी ज़्यादा है इस दोनों किनारों की। तो इस प्रकार ये दो तरीके का व्यास बन जाता है। एक तो ये बन जाता है पोल वाला व्यास, पोल डायमीटर। ठीक है, पोल डायमीटर। और ये बन जाएगा हमारा जो भूमध्य रेखा वाला है, जिसको आप बोल सकते हैं इक्वेटर व्यास। ठीक है, इक्वेटर डायमीटर। अब दोनों में अलग अलग अंतर है। जो हमारा ध्रुवीय व्यास है ना ये कम होता है, और जो ये वाला व्यास ज़्यादा है, मतलब इक्वेटर वाला ज़्यादा होता है और ये वाला कम होता है। पोल डायमीटर जो होता है ना ये कितना होता है, तो याद रखना 12,714 किलोमीटर, और ये वाला इक्वेटर वाला होता है 12,756 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए ना तो ये 42 किलोमीटर का रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये भी कई बार पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है हमसे जो लाफिंग गैस है। ठीक है, जो लाफिंग गैस है इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, लाफिंग गैस का। अब इस लाफिंग गैस के ऊपर आपने कई बार क्वेश्चन पढ़े होंगे, वैसे आप आम जानते हो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो हम इसको बेसिक ढंग से करेंगे, और भी चीज़ों का हम इसमें जानकारी जो है हासिल करेंगे। देखो,
लाफिंग गैस का जो रासायनिक या केमिकल जो फॉर्मूला है इसका वो है N2O, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम नाइट्रस गैस, ठीक है, नाइट्रस गैस। और नाइट्रस गैस की खोज जिसने की थी वो की गई थी प्रिस्टले द्वारा, ठीक है, वो की गई है प्रिस्टले द्वारा। और अगर ये देखो आपसे कभी भी पूछा जाए, ये तो चलो इसका रासायनिक फॉर्मूला था और फॉर्मूला हमने बता दिया नाइट्रिक एसिड नाइट्रस गैस और इसको खोजा है प्रिस्टले ने। अब आपसे यहाँ पे ये लाफिंग है तो कोई रुलाने वाली भी गैस होगी, ठीक है, कोई रुलाने वाली गैस जो है वो भी होगी। और वो कौन सी है, तो उसको बोलते हैं हम अमोनिया गैस। अमोनिया गैस ये है रुलाने वाली गैस और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो है NH3, ठीक है। ऐसी ही एक और गैस होती है जिसका नाम है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस जो है ना इसका फॉर्मूला है Cl2 इसका फॉर्मूला है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फूलों का रंग उड़ाने में, ठीक है, फूलों का रंग उड़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जो हम घर में पेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये जितने भी कलर हम यूज़ करते हैं ये जब बनते हैं ना तो ये फूलों से रंग उड़ाए जाते हैं और वहाँ से तैयार किए जाते हैं। और वो फूलों से रंग उड़ाने के लिए जिस गैस का यूज़ किया जाता है वो है हमारी क्लोरीन गैस। तो ये थे हमारे आज बेसिक क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसमें से आ जाए, तो आप हमेशा इसको याद रखना। देखो मेरा जो एक वे रहता है बताने का, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ और इसके अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश जो है इसमें की जाएगी, ठीक है, ताकि आपको क्या है एक ही चीज़ जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो आपको मिल जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों तक इसको जो शेयर करना है और आपने भी इसको लाइक करना है। अगर फिर भी कोई कमी रहती हो तो ज़रूर आपने बताना भी है। आपके जो सुझाव होंगे वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी, धन्यवाद।